चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम भारतेंदु के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य को और भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम उनके साहित्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नमस्कार सभी को। भारतेंदु के साहित्य की विशेषताएं पढ़ने से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि इस रचनाकार के मंडल में जो सदस्य रहे हैं उनके साहित्य की क्या क्या विशेषताएं रही है, क्योंकि सारे लोग जो है ना भारतेंदु से पूरी तरीके से प्रभावित है। हालांकि भारतेंदु इनमें सबसे पुराने नहीं है। अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट इत्यादि का जो है समय इनसे पहले का है। लेकिन बाकी लोग जो है ना बद्री नारायण चौधरी हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, जगमोहन सिंह हो गए, अंबिका दत्त हो गए, राधा कृष्ण जी हो गए, ये सारे के सारे लोग जो है इनके समकालीन रहे। 2 4 5 साल का इनके बीच अंतर रहा है। और इनके प्रतिनिधि के तौर पे भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रतिनिधि के तौर पे क्यों है? क्योंकि वो वास्तविक रूप से बहुत ही ज्यादा प्रतिभावान व्यक्ति रहे और साथ ही साथ उनका काशी से जुड़ाव है, मतलब काशी से हैं वो बेसिकली। और काशी उस समय एक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे, एक शिक्षा की नगरी के तौर पे प्रतिष्ठित थी। इसलिए सारे के सारे लोग जो है भारतेंदु के प्रभाव में आते हैं और भारतेंदु इनके नेता बनते हैं, साहित्यिक नेता बनते हैं। और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो है इन सब लोगों की बात को सामने लाने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि वो समय अपने आप में जटिल समय था। बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी उस समय में। राजनीतिक गतिविधियों को देखें, चाहे हम सामाजिक आंदोलनों को देखें या फिर साहित्य जगत को देखें, तो हर जगह पर उथल पुथल थी। हर जगह पर जो है परिवर्तनों की गुंजाइश हद से ज़्यादा थी। इसलिए संभालने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें प्रतिभा हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, और वे ये सारी की सारी विशेषताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंदर मौजूद थी। इस वजह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनके प्रतिनिधि है। एक और खास बात यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है पुरानी जो भी साहित्यिक विशेषताएं थी, साहित्यिक शैलियां थी, उनको छोड़ करके नई साहित्यिक शैलियों को अपनाने के पक्षधर थे और उन्होंने ये काम खुद करके दिखाया। वो पहले पत्रकार भी है, पहले बेहतरीन संपादक भी है, पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी में नाटक लिखा। भले ही वो अनुदित रचना हो पहली उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा की शुरुआत की। हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। ये सारी की सारी विशेषताएं जो है उनके व्यक्तित्व को विराट बनाती है, बड़ा बनाती है। चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले उनका वर्ण्य विषय क्या रहा है? उन्होंने आदिकालीन जो प्रवृत्तियां थी साहित्य की और आदिकालीन साहित्य का जो वर्ण्य विषय था उससे हटकर के साहित्य लिखने की चेष्टा दिखाई। रीतिकाल का जो साहित्य रहा है, मध्यकालीन प्रवृत्तियों वाला जो साहित्य है, उसमें ज्यादातर श्रृंगारिक रचनाएं हैं और इसके साथ में ईश्वर भक्ति का पुट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आधुनिक काल, पुनर्जागरण और जो भी परिवर्तन हो रहे थे सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, उन सब में कहीं ना कहीं आधुनिकता का पुट था और वो पुट साहित्य में आना भी एक लाजमी चीज। तो साहित्यकारों का वर्ण्य विषय भी बदला, लेकिन उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, काफी मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि अभी भी जो आश्रयदाता, ज्यादातर रचनाकार जो है वो आश्रयदाता की तरह लिख रहे हैं। कोई राजदरबार में रहकर लिख रहा है तो कोई राजदरबारों से प्रभावित होकर के लिख रहा है। कुछ ऐसे कवि जो स्वतंत्र है लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए। ऐसी स्थितियों में भी भारतेंदु का जो साहित्य है उसका वर्ण विषय पुरातन साहित्य से पृथक है, यानी कि मध्यकालीन प्रवृत्तियों से हटकर है। कल आपको एक बात बताई थी जिसमें यह कहा गया था कि भारतेंदु जो है रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों द्विजदेव इत्यादि की, पद्माकर इत्यादि की तुलना करते हुए कहा गया कि उस एक तरीके से उस परंपरा में कहीं जाकर अपने आप को सेट करते हैं। साहित्यिक मानकों के हिसाब से देखा जाए, भाषा को बरतने की उनकी जो काबिलियत है उसको देखा जाए, वर्ण विषय को देखा जाए, तो वो द्विजदेव और पद्माकर की परंपरा के हैं। लेकिन आधुनिक काल में उनका स्थान है। बहुत कुछ जो है उन्होंने नया लाने की कोशिश की साहित्य में। इस वजह से वो एक नवीन कड़ी के साथ भी अपने आप को जोड़ते हैं। तो भारतेंदु के यहाँ पर वर्ण विषय में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। उन्होंने ईश्वर भक्ति या अन्य जो प्राचीन विषय रहे हैं, चाहे श्रृंगारिक विषय रहे हैं, उसकी जगह पर उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम जैसे नए विषयों को भी अपनाया।
ऐसा नहीं कि उन्होंने पुरातन विषयों को छोड़ दिया, नहीं, उनका जो पूर्वार्ध का साहित्य है, उस साहित्य में वही रीतिकालीन प्रवृत्तियां नजर आती हैं। लेकिन धीरे धीरे वो नए विषयों को अपना रहे हैं। उनका वर्ण्य विषय जो है धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। अब उनकी कविता का विषय सामाजिक जागृति है। अब उनकी कविता का विषय समाज में सुधार के लिए जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो है। अब उनके विषय में राष्ट्रभक्ति है। राजभक्ति की जगह धीरे धीरे राष्ट्रभक्ति उनके साहित्य में स्थान बनाने लगी है। और आपको इसके कुछ प्रमाण भी देखने को मिलेंगे। भारतेंदु खुद कवि वचन सुधा में एक लेख लिखते हुए कहते हैं कि हम जो भूल कर रहे थे कि अंग्रेज हमारे लिए हितकारी है, अंग्रेज हमारा भला चाहते हैं, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी भूल थी और वो एक छलावा है, शुद्ध रूप से एक छलावा था। अब हमें दिखाना है राष्ट्रभक्ति का जोर। ये बात वो कवि वचन सुधा में खुद लिखते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं अंग्रेजी सत्ता के प्रति जो मोह था वो मोह भंग हुआ है। और उस मोह भंग के पीछे कारण क्या है? समाज की वास्तविक स्थिति, यथार्थवाद से उनका सामना हुआ। पूर्वार्ध का जो साहित्य है उसमें उन्होंने आदर्शवाद को और अंग्रेजों के उस रूप को ही देखा था जो रूप उन्हें दिखाया गया था, जो रूप उनके सामने प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, काफी ज्यादा जो है उन पर दारोमदार था। तो लोगों ने उनके सामने अंग्रेजी व्यवस्था की इसी प्रकार की छवि प्रस्तुत की और उन्हें लगा कि शायद अंग्रेज सरकार जो है, अंग्रेज हुकूमत या अंग्रेजी व्यवस्था जो है वो हमारे लिए हितकर है। तो पहले उनके साहित्य में राजभक्ति दिखाई देती है, लेकिन उत्तरार्ध के साहित्य में उनकी जो राजभक्ति है वो राष्ट्रभक्ति में परिणत हो जाती है। अब उनके लिए सर्वे सर्वा विषय क्या रह गया है? राष्ट्रभक्ति। किन किन प्रकरण देश को इन अंग्रेजों से मुक्ति दिलवानी है, ये उनके कविता का मुख्य विषय बनकर रह जाता है उत्तरार्ध के साहित्य में। और उन्होंने एक से बढ़कर एक रचनाएं जो है इस संदर्भ में अनुदित भी लिखी और मौलिक रचनाएं भी लिखी। भारतेंदु की रचनाओं में अंग्रेजी शासन के विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्दाम आकांक्षा की झलक आपको देखने को मिल सकती। वो अपने अंतिम समय में, अपने अंतिम रचनाओं में पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं राष्ट्र सेवा में, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बल्कि अपनी संपत्ति और अपना व्यक्तित्व, सब कुछ, उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। आपको पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जो परिवार पैसे और धन दौलत के मामले में काशी का एक प्रतिष्ठित परिवार था, लेकिन सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया? दांव पे लगा दिया। सब कुछ उन्होंने जो है राष्ट्रहित में न्योछावर कर दिया। इस प्रकार के जो है व्यक्तित्व को धारण करने वाले व्यक्ति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। सामंती जकड़न में फंसे समाज, क्योंकि ये परंपरा रीतिकाल से आती है और रीतिकाल का जो सामंतवाद है वो अपने आप में एक विशेष प्रकार का सामंतवाद रहा है। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को क्या कर लिया? अपने हाथ में ले लिया। अब सामंत अंग्रेजों की कठपुतली थे, जागीरदार या जमींदार जो थे वो सिर्फ अंग्रेजों की कठपुतली थे, वो अंग्रेजों के इशारे पर नाचने वाले पपेट्स थे। जब ये व्यवस्था जमींदारों और सामंतों के हाथ से फिसली तो उन्हें कुछ ऐसे लड्डू दिए गए जो ना तो मुंह में घुलते थे और ना ही जो है उनका कोई उपयोग था। कहने का मतलब ये हो गया कि उनको सिर्फ और सिर्फ लीपापोती में रखा गया, उनको कुछ प्रीवी पर्स वगैरह ऐसा कुछ देने का लालच दिया गया, उनको कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई जिन सुविधाओं में बंधकर वो जनता के प्रति किसी प्रकार से सावचेत न होकर के पूरी तरीके से जो है अंग्रेज सरकार के प्रति, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वो अपने आप को समर्पित कर चुके थे। ऐसी स्थितियों में सब कुछ जो कामकाज था, टैक्स वसूल करना, टैक्स लागू करना, सरकार जी जो सैनिक सहायता देती थी उस सैनिक सहायता पर पूरा का पूरा नियंत्रण करना, ये सब अंग्रेज सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। तो समाज एक ऐसी जकड़न में फंस गया जहां पर सामंती शोषण भी है और केंद्रीय सरकार की शोषण प्रवृत्तियां भी लागू होती है। सामंती जकड़न में फंसे समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास उस जमाने में एक नई बात थी और बहुत बड़ी बात थी। रीजन क्या था? लोग अनपढ़ थे और वो अंग्रेजों को और सामंतों को सर्वे सर्वा मानते थे, ऐसा मानते थे वही भगवान है। उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने जो आदेश पारित कर दिया, बस उसको निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए। लेकिन सामंत ने जो आदेश पारित कर दिया है, उन्होंने जो मोहर लगाकर राजकीय आदेश जारी कर दिया है, उस आदेश की पालना करना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके कोई अधिकार नहीं है
सिर्फ कर्तव्य ही है। अपने अधिकारों के प्रति जनता को जागरूक करने का काम भारतेंदु मंडल के और भारतेंदु युग के कवियों ने काफी अच्छे तरीके से किया। छोटे स्तर से शुरुआत की उन्होंने, छोटी छोटी नाटक मंडलियों के माध्यम से, जो प्रहसन और रामलीलाएं खेली जाती थी उनके माध्यम से उन्होंने जो है समाज के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऊपर से अंग्रेज सरकार का शिकंजा काफी कड़ा और मजबूत था। कोई भी व्यक्ति 2 पैसों के लिए चुगली कर देता था, और ऐसी स्थितियों में जो लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी जान का सवाल बन जाता था। बिना कोई मुकदमा, बिना कोई वकील, बिना कोई पैरवी उनको फांसी पे लटका दिया जाता था। कारण भी नहीं पूछा जाता था, सिर्फ शक की बला पे। तो देखा जाए तो उस समय लोगों को जागरूक करना एक बहुत बड़ा टास्क था। उसके लिए तैयार होना, उसके लिए हामी भरना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। भारतेंदु मंडल के सदस्यों ने, भारतेंदु युग के कवियों ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया, और ये काम उनको दिया किसने, ये काम करने के लिए प्रेरित किसने किया, वो खुद भारतेंदु थे। विषय के अनुसार भारतेंदु की कविता जो है श्रृंगार प्रधान है, भक्ति प्रधान है, और धीरे धीरे ये श्रृंगार और भक्ति प्रधान जो कविताएं थी वो सामाजिक समस्याएं और राष्ट्र प्रेम में परिणत हो जाती है। उनकी शुरुआती कविताओं में श्रृंगार, उनकी शुरुआती कविताओं में भक्ति के कुछ पुट दिखाई देते हैं जो कि रीतिकाल की परंपरा से जोड़ते हैं उनको, और फिर जैसे ही आधुनिक काल की प्रवृत्ति उनके साहित्य में, उनकी विचारधारा में जुड़ती है, वहां पर वो सामाजिक समस्याओं से युक्त रचनाएं लिखते हैं। ऐसी रचनाएं लिखते हैं जिनका केंद्रीय विषय सामाजिक समस्याएं हैं, राष्ट्र प्रेम है। धीरे धीरे उनका विषय जो है वो बदलता है। उत्तरार्ध में आप समझ सकते हैं भारतेंदु का अलग ही तेवर का साहित्य है, और पूर्वार्ध का साहित्य अलग ही तेवर का है। पूर्वार्ध का साहित्य उनको रीतिकाल से जोड़े रखता है, परंपरा से जोड़े रखता है, और उत्तरार्ध का साहित्य उनको यथार्थवादी विचारधारा या आधुनिकतावादी विचारधारा से पूरी तरीके से जोड़ता है। हालांकि यथार्थवादी विचारधारा का जो एक सिद्धांत आया वो बाद में आया है, लेकिन उससे पहले भी ये विचारधारा के रूप में भले ही ना हो, लेकिन उस समय एक तरीके से देखा जाए तो वो कहीं न कहीं चेतन अवचेतन में लोगों में मौजूद था। विशेष करके भारतेंदु जैसे साहित्यकारों में तो वो मौजूद था कि वो समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको अपने साहित्य का विषय बनाते थे। प्रकृति चित्रण में भारतेंदु को ज्यादा सफलता नहीं मिली, आपको कारण बताया। उन्होंने प्रकृति का जो है उद्दीपन वर्णन जो है वही किया है, आलम्बन रूप में प्रकृति को कहीं पर भी दिखाने की कोशिश नहीं की है। 2 छोटी-छोटी रचनाएं हैं, 2 छोटी-छोटी सी रचनाएं हैं जो 2 नदियों की महानता को कहीं न कहीं स्थापित करती है। हाँ, वास्तव में जो है ना, एक टर्म की तरह यथार्थवाद प्रगतिवाद में शुरू आता है ना, प्रगतिवाद से इसकी कविता में शुरुआत मान सकते हैं, आंदोलन के रूप में वहां से आता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय साहित्य में, संस्कृत के साहित्य में आप कहीं भी उदात्तवाद अलग से नहीं पढ़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली साहित्य में जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही यथार्थवाद इसी प्रकार की टर्म है जो कुछ साहित्यकारों ने इस्तेमाल की है, कुछ ने नहीं की है। भारतेंदु काल में भी यथार्थवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं, जब भारतेंदु मंडल के साहित्यकार या भारतेंदु युग के कवि जो है समाज की वास्तविक सच्चाइयों को एज इट इज लिखते हैं, जैसी घटित हो रही है वैसी की वैसी दिखाने की चेष्टा करते हैं। तो प्रकृति चित्रण ज्यादा ये महत्व नहीं देते हैं, न भारतेंदु देते हैं, न भारतेंदु मंडल के अन्य सदस्य देते हैं, बल्कि उनका ध्येय क्या बन गया, धीरे धीरे करके समाज की वास्तविक स्थितियों से लोगों को रूबरू कराना, लोगों को जागरूक करना, अपने अधिकारों के प्रति आजादी की इस लड़ाई में योगदान देने के लिए लोगों को एक मनोबल प्रदान करना, ये उनका मुख्य वर्णीय विषय रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर जहां उनको जरूरत लगती है, जहां वो इस प्रकार का वर्णन करते हैं, वहां पर वो प्रकृति का चित्रण भी करते हैं बेसिकली। सर हाँ सर, ये वर्ण विषय मतलब सर वर्णन का विषय ना? हाँ, वर्णीय विषय मतलब उन्होंने जो विषय चुन करके उसका वर्णन किया है अपने साहित्य में, वो ओके कथा ओके कथा वस्तु आप कह सकते हैं इसको। ओके। भारतेंदु मानव प्रकृति के शिल्पी थे। मानव प्रकृति के शिल्पी होने का अर्थ और प्रकृति, बाह्य प्रकृति के शिल्पी होने का थोड़ा सा अंतर है। एक व्यक्ति जब प्रकृति का वर्णन करता है, प्रकृति का चित्रण करता है, तो प्रकृति के स्थूल रूप को दिखाता है ना, जो बाह्य रूप से
पेड़ पौधे, नदी, झरने, नदियां, जंगल इत्यादि है, उनका रूप वर्णन करता है। वो हो गया प्रकृति का बाह्य वर्णन। और मानव प्रकृति का मतलब मनुष्य की प्रकृति। मनुष्य की प्रकृति क्या है? जैसे सच्चाई, झूठ, फरेब, छल, धोखा, उसकी उसके अंदर एक एक जंगल है। इंसान के अंदर एक जंगल है, उसमें तरह तरह की जो है शक्तियां हैं, तरह तरह की उसके अंदर क्या कह सकते हैं हम, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, सब कुछ है उसके अंदर। तो वो मनुष्य के अंदर जो प्रकृति निवास करती है ना, जो उसके एक तरीके से मनोविकार है, मनुष्य के मनुष्य की प्रकृति का संबंध किससे हो गया? मनोविकारों से। आपके अंदर कैसी विचारधारा है? कोई सच का साथ देता है, कोई झूठ का साथ देता है, कोई फरेब करता है, कोई धोखा करता है, कोई छल करता है, कपट करता है ना? इस तरीके की हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति होती है। भारतेंदु मानव प्रकृति के शिल्पी थे, यानी कि मनुष्य की मनोविकारों को चित्रित करने वाले व्यक्ति थे। उनका ध्यान प्रकृति वर्णन की तरफ कम है, बाह्य प्रकृति चित्रण करना उनका मुख्य ध्येय कभी न रहा। लेकिन कहीं कहीं पर, कुछ जगह पर प्रयोग के अनुसार, सुविधा के अनुसार और जगह के अनुसार, वर्ण विषय के अनुसार वो कहीं कहीं पर, कुछ जगह पर प्रकृति वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। पूरी तरीके से वो प्रकृति चित्रण में कभी नहीं रमे, हालांकि वो रीतिकालीन विचारधारा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं बावजूद इसके। बिल्कुल, चित्तवृत्तियां, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं इसको ना, मनोविकार। आपके अंदर जो कुछ भी है, आप जैसे हैं अंदर से, बाहर से आप कितने भी सुंदर हो, लेकिन आप अंदर से बहुत काले हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? आपके अंदर पाप है, आपके अंदर नकारात्मकता है, आपके मनोविकार ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खराब है। करेक्ट। वो मानव की प्रकृति है। कोई आदमी बाहर से भले ही कितना ही कुरूप है, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा है, मतलब उसकी विचारधारा अच्छी है, उसकी मनोविकार अच्छी है, वो सोचता अच्छे से, वो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। क्लियर? भारतेंदु की भाषा कैसी? राजकाज और संभ्रांत वर्ग की भाषा फारसी थी, ये आपको पता है। उस समय जब भारतेंदु लिख रहे हैं, उस समय में अंग्रेजी का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। 1857 की क्रांति के बाद तो अंग्रेज सरकार ने भारतीय लोगों को शिक्षा में सुधार लाने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के बहाने अंग्रेजी का खूब प्रचार प्रसार किया। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अनेक लोगों को जो है विदेश भेजा, एक तरीके से वजीफा दिया गया, स्कॉलरशिप दी गई उनको। तो अंग्रेज लोग अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे थे। धार्मिक स्तर पर भी वो इस तरह के प्रयास कर रहे थे, सांस्कृतिक स्तर पर भी प्रयास कर रहे थे, राजनीतिक स्तर पर भी प्रयास कर रहे थे। राजनीतिक स्तर पर प्रयास करने का मतलब उनका जो भी नया बिल आता था वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। उसको समझने के लिए, उसको अच्छे तरीके से आत्मसात करने के लिए, लोगों तक उस बात को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए अंग्रेजी भाषा का सीखा हुआ व्यक्ति आवश्यक था। इस वजह से कुछ लोगों ने जो है अंग्रेजी सीखी थी। राजनीतिक स्तर पर उन्होंने क्या किया? जो नौकरियां थी सरकारी महकमों में, वहां अगर आप कोई नौकरी करना चाहते हैं, चाहे आप क्लर्क की नौकरी करो, चाहे आप उससे बड़े अधिकारी की नौकरी करो, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पहल अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। अंग्रेजी की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जैसे शब्दों का तो प्रयोग करना ही करना आना चाहिए, तभी जो है आपको वहां ऑफिस में चपरासी की भी नौकरी मिल सकती है। कुल मिलाकर अंग्रेजों को, सॉरी, भारतीय लोगों को अंदर से खोखला करके, उनका सांस्कृतिक शोषण करके, शारीरिक शोषण तो कर ही चुके हैं, आर्थिक शोषण तो कर ही चुके हैं, उनका सांस्कृतिक शोषण भी करना चाहते हैं वो। और जो फारसी भाषा का दबदबा था अभी तक, उर्दू, जिसको हम उर्दू कहते हैं, उसको धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे थे? हटा रहे थे। संस्कृत की परंपरा से व्यक्ति को तोड़ रहे थे और उसकी जगह अंग्रेजियत उसके व्यवहार में, उसके कामकाज में भर रहे थे। करेक्ट? तो राजकाज की भाषा और संभ्रांत वर्ग का मतलब है कुलीन वर्ग, जो राज व्यवस्था से संबंधित लोग थे, या सरकारी महकमों से संबंधित लोग थे, या तमाम ऐसे लोग जो अपने आप में रिच पर्सन थे, अपने आप में समाज के गणमान्य नागरिक थे। ऐसे लोगों की भाषा उस समय फारसी थी, उर्दू भाषा का वो प्रयोग करते थे। वकालत के लिए ज्यादातर उर्दू भाषा का शब्द प्रयोग होता था। कोर्ट कचहरी के लिए, या फिर आप सरकार में, सरकारी दफ्तर में किसी में जाएंगे, तब भी वहां पर उर्दू भाषा का प्रयोग लोग करते थे, फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तब भारतेंदु काल में
साहित्य में उस समय, हिंदी के साहित्य में उस समय ब्रज भाषा का बोलबाला था। फारसी के प्रभाव वाली उर्दू का भी चलन आ चुका था। ये उर्दू भाषा एक तरीके की हिंदुस्तानी भाषा है ना। फारसी का एक नया संस्करण था, फारसी का एक भारतीय संस्करण था, जिसको उर्दू जबान कहा गया। करेक्ट। कविता करने के लिए काव्य भाषा के रूप में उस समय अवधी और ब्रज भाषा का इस्तेमाल होता था, लेकिन आपको पता है भारतेंदु मंडल में बहुत कम लोग, एक सिर्फ प्रताप नारायण मिश्र ऐसे हैं जो अवधी की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे भी कारण क्या है, क्योंकि वो खुद अवध से हैं, अवध प्रदेश से हैं, इसलिए वो अवधी भाषा की थोड़ी बहुत शब्दावली का प्रयोग करते हैं। बाकी सारे लोग जो है ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ब्रज भाषा उनको एक तरीके से परंपरा के रूप में प्राप्त हुई है। अब वो इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि खड़ी बोली का प्रयोग अपने साहित्य में करने लगते हैं। करेक्ट। जस्ट ए सेकेंड। एक चुनौती के रूप में भाषा जो है हमें एक बार सामने आ चुकी है, और वो चुनौती क्या है? 1857 की क्रांति। सोचिए, 1857 की क्रांति के समय भारतेंदु जो है बहुत छोटे थे, 5-7 साल के थे, और भारतेंदु के जन्म के समय से एक भाषा को एक रूप करने की, या भाषा का एक रूप बनाने की जो है ना, एक कोशिश जारी की थी उस समय के तमाम राजनीतिक लोगों ने। और इसका प्रभाव भारतेंदु के व्यक्तित्व पर और हिंदी साहित्य पर भी पड़ता है। अब वो ढूंढ रहे थे किसको हम जो है संपर्क भाषा के तौर पे स्थापित करें। तो बड़े बड़े नेताओं के सामने और बड़े क्रांतिकारियों के सामने एक ऑप्शन था, और वो ऑप्शन क्या था? उर्दू का। उर्दू मिश्रित भारत की दूसरी भाषाएं जो भी है, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है, तमाम बोलियां जो है हिंदी की, वो सब प्लस उर्दू, इससे एक मिक्स लैंग्वेज बनाई जाए, जिसको गांधी जी हिंदुस्तानी कहते हैं और अपने पत्र पत्रिकाओं में उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें उर्दू की शब्दावली हद से ज्यादा है। एक तो ऑप्शन ये था कि हिंदुस्तानी को अपनाएं। दूसरा ऑप्शन ये था, उनके पास में कुछ लोगों की मत आए, कुछ लोगों की बात आई कि क्यों ना हम दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग करें, क्योंकि वो बोलने में भी अच्छी है, सरलता के साथ में समझ में भी आ जाती है, और उसमें हर बोली के गुण कहीं ना कहीं मौजूद है। तो दूसरा ऑप्शन ये था। अब भारतेंदु मंडल के लोगों ने क्या किया है? काव्य भाषा के लिए तो ब्रज भाषा का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन गद्य भाषा के लिए इस खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कल आप लोगों के साथ एक छोटी सी बातचीत हुई थी इस बारे में, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रज भाषा ही इस समय भारतेंदु काल में कविता की भाषा के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। प्रायोगिक तौर पर खड़ी बोली का प्रयोग भी भारतेंदु मंडल के कवियों ने अंतिम समय में, भारतेंदु काल के अंतिम समय में कविता करने के लिए किया, लेकिन वो अपने आप को इस भाषा में कविता करने में समर्थ नहीं मानते हैं। खुद भारतेंदु ने भी खड़ी बोली में कविता की है, लेकिन वो खुद समर्थ नहीं मानते अपने आप को कि खड़ी बोली में कविता करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, एक चुनौती का काम है। इसलिए ब्रज भाषा में ही मैं कविता कर रहा हूँ। कल इस बारे में हमारे बीच बातचीत हुई थी। तो साहित्यिक भाषा के तौर पे, काव्य भाषा के तौर पे ब्रज भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, और फारसी के प्रभाव वाली उर्दू का भी चलन साहित्य में था। आप शुरुआती जो साहित्यकार हैं हिंदी गद्य के, उनकी काव्य भाषा को देखिए, उसमें उर्दू के कितनी बड़ी और भारी शब्दावली का प्रयोग वे लोग करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? उर्दू जो है लंबे समय से प्रयोग में थी, चाहे वो आप सरकारी कामकाज की भाषा में इस्तेमाल करो, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करो, हर क्षेत्र में जो है उर्दू का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। ऐसे समय भारतेंदु ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। ये फारसी से मुक्त उर्दू क्या है? जो उर्दू फारसी के शब्दावली को एज इट इज अपने काम में लेती थी, वो कठिन थी, उसको हर कोई नहीं जानता था। फारसी का ये सरल रूप जो भारतीय संस्करण था, जिसको उर्दू कहा गया, जो हिंदी की ही तरह अचानक से बढ़ी और फली फूली, उस उर्दू के पक्षधर थे भारतेंदु खुद।
है ना, उसकी शब्दावली का इस्तेमाल भारतेंदु करते थे इसके लिए, गद्य के लिए। तो ऐसे समय में भारतेंदु ने लोक भाषाओं और हेलो, हाँ सॉरी सर डिस्टर्ब किया। ये लास्ट वाली लाइन फिर से समझा देंगे प्लीज। देखिए, उर्दू के दो संस्करण हैं। एक वो संस्करण है जिसमें फारसी की शब्दावली को एज इट इज इस्तेमाल किया गया, जैसे हिंदी के दो संस्करण है ना, एक तत्सम प्रधान हिंदी और एक तद्भव वाली हिंदी, सॉरी तत्सम हिंदी और एक तद्भव हिंदी। ये तद्भव हिंदी देसी हिंदी कहलाती है और ये सरल है। तत्सम हिंदी से ये सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि तत्सम हिंदी में संस्कृत की शब्दावली बहुत ज्यादा है। मैंने एक दिन आपको उदाहरण के स्वरूप बताया था कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़िए और एक कोई आधुनिक काल की कोई भी रचना पढ़ लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा तत्सम हिंदी में, तत्सम प्रधान हिंदी में और तद्भव प्रधान हिंदी में। तत्सम प्रधान हिंदी में संस्कृत की शब्दावली एज इट इज काम में ली गई है। ठीक वैसे ही उर्दू के भी दो संस्करण थे। एक उर्दू वो जो पूरी तरीके से फारसी के प्रभाव में थी, फारसी जो कि मुगलों की राजभाषा रही है और इसी से प्रभावित होकर के उर्दू बनी है। उर्दू का जो हिंदुस्तानी संस्करण था, उर्दू का जो भारतीय संस्करण था, वो ठीक वैसा ही था जैसे तद्भव प्रधान हिंदी है, सरल रूप था वो। भारतेंदु जो है लोक भाषाओं के साथ फारसी से मुक्त, फारसी से युक्त नहीं है, ध्यान रखना, ये मुक्त है, ठीक है। फारसी से मुक्त उर्दू जो हिंदुस्तानी उर्दू कहलाती है, जो हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है, जिसमें स्थानीय बोलियों प्लस उर्दू की भाषा की उर्दू भाषा के शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग करने के पक्षधर थे। कौन? भारतेंदु खुद। बात समझ में आई मेरे हिसाब से? लोक भाषाएं कौन सी है? जितनी भी हिंदी की बोलियां हैं, चाहे वो पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, राजस्थानी की है, किसी भी हिंदी की बोलियां जो है उनके हिमायती थे, प्लस साथ में हिंदुस्तानी भाषा जिसको उर्दू कहा गया है, उर्दू और दूसरी भाषाओं के खड़ी बोली इत्यादि के जो शब्दावली है वो मिलाकर के तैयार की थी। गांधी जी ने उसका प्रचार प्रसार किया था हिंदुस्तानी का। इसके पक्षधर भारतेंदु भी रहे, क्योंकि भारतेंदु ने ये चीज तो अपने जन्म से ही समझ ली थी। जब वो 11-12 साल के थे और कविता करने के क्षेत्र में उतरे हैं, साहित्यिक जगत में अपना नाम दर्ज करवाया, तभी से उनके दिमाग में एक चीज तो क्लियर थी, और वो ये कि एक संपर्क भाषा जरूरी है। बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता है। और उस समय क्योंकि पूरा का पूरा देश स्वाधीनता संग्राम में रत था, स्वाधीनता संग्राम ही सब लोगों का मुख्य उद्देश्य था, ऐसे में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए संपर्क भाषा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जितनी ज्यादा हथियारों की जरूरत नहीं थी, उतनी संपर्क भाषा की आवश्यकता थी उस समय। इस वजह से भारतेंदु जो है लोक भाषाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो उर्दू उर्दू भाषा जो है ना, हिंदुस्तानी संस्करण है इसका, फारसी का। फारसी के दो संस्करण है, एक फारस से है, एक ईरान से है। आज जो हम हिंदी बोलते लिखते हैं वो भारतेंदु की ही देन है। यही कारण है कि उनको आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है, आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। केवल भाषा ही नहीं, साहित्य में भी उन्होंने नवीन आधुनिक चेतना का समावेश किया। और कैसे किया, ये हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। साहित्य को जन से जोड़ा। अभी तक साहित्य मुख्य रूप से किसका विषय था? श्रृंगार का विषय था, दरबारीपन का विषय था। अब इन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य को जन से जोड़ा, जन समस्याएं जो थी उनको अपने साहित्य में स्थान दिया। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। भारतेंदु से पहले के समय में कहीं पर भी जन समस्याओं को साहित्य में नहीं परोसा गया, नहीं इस्तेमाल किया गया। भारतेंदु मंडल के लोगों ने, खुद भारतेंदु ने जो है जन समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया। ये एक अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के कवि। भारतेंदु के काव्य में भाषा प्रधानता ब्रज रही है। उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया, शुद्ध रूप को ज्यादा जो है महत्व दिया। उनकी भाषा में जहां तहां उर्दू के और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी आते हैं,
अंग्रेजी के कुछ शब्द भी आपको भारतेंदु के काव्य में देखने को मिलते हैं, भारतेंदु मंडल के कवियों के काव्य में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है ना, उस समय अंग्रेजी अपना प्रभाव छोड़ रही थी, धीरे धीरे अपने अंग्रेजी जो है अपने पैर जमा रही थी और उर्दू उस समय तक स्थापित हो चुकी थी। तो उर्दू की शब्दावली है, ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप है, शुद्ध रूप है, अप्रचलित शब्दों को नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत छोटे क्षेत्र में ब्रज भाषा की शब्दावली इस्तेमाल की जाती है उसको भारतेंदु मंडल के सदस्य और खुद भारतेंदु कोई तवज्जो नहीं देते हैं। 3 भाषाओं का मिश्रण जो है आपको भारतेंदु कालीन साहित्य में देखने को मिलता है। सबसे प्रमुख ब्रज भाषा है, उसके बाद दूसरी उर्दू की शब्दावली है, आप इसको हिंदुस्तानी कह सकते हैं, और उसके बाद में अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग भी यत्र तत्र देखने को मिलता है। क्लियर? जो हिंदुस्तानी भाषा बोली जा रही है वो खड़ी बोली के संयोग से बनी है, ये ध्यान रखिए। उर्दू और खड़ी बोली, उर्दू और लोक भाषाएं जो उस समय मौजूद थी भारतेंदु काल में, उन भाषाओं से मिलकर के हिंदुस्तानी बनी है। ये चीज भी दिमाग में अच्छे से बिठाना। क्लियर? भारतेंदु की भाषा के संबंध में कोई डाउट नहीं है? खड़ी बोली, ध्यान ये रखना, खड़ी बोली का प्रयोग भारतेंदु कविता करने के लिए करते हैं, लेकिन वो खुद को असमर्थ महसूस करते हैं। वो कहते हैं खड़ी बोली में कविता करना अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, इसमें वो सरसता मेरे द्वारा तो नहीं बरती जा सकती है, हो सकता है दूसरे कवि जो है इसको अच्छे तरीके से और सरसता के साथ में अपने काव्य में इस्तेमाल करे और वो प्रभाव छोड़े जो ब्रज भाषा छोड़ सकती है, लेकिन मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है। सर हम्म सर आप हिंदुस्तानी कह रहे हैं, उसमें सर खड़ी बोली के साथ सर उर्दू का प्रयोग किया गया है, उसमें उर्दू के साथ स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली भी तो क्या है? खड़ी बोली भी तो स्थानीय ही तो है, समझ रहे हैं आप? सर मेरे कहने मतलब है सर कि उसमें उर्दू भाषा के साथ जैसे सर पंजाबी हो गया, उड़िया हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, इस सब भाषाओं को मिला के बनाया गया हिंदुस्तानी की वैसे ही भारत में क्षेत्रीयता के आधार पर जो बोलियां उस समय प्रचलित थी, उर्दू के साथ में उनका प्रयोग किया गया एक प्रायोगिक तौर पे पहल, ठीक है। अब गांधी जी को क्या लगता था, बाल गंगाधर तिलक को क्या लगता था कि अगर सिर्फ उर्दू को ही हम जो है संपर्क भाषा बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता रहेगी इसमें, है ना, क्योंकि भाषा में संस्कार होते हैं, तो गुलामी की मानसिकता रहेगी और हम जो है एक तरीके से अभी भी अपने आप को सांस्कृतिक तौर पे मुगलों के गुलाम ही समझते रहेंगे, तो फिर हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ सकते हैं। इसलिए सहूलियत के तौर पे इन्होंने क्या किया कि उर्दू प्रचलित है, अधिकांश लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, उर्दू के साथ साथ में क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग करना चाहिए। और ये क्षेत्रीय बोलियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियों में से चुनी गई कुछ, और उसमें सबसे प्रमुख कौन सी थी जो बहुत सरल थी ना, क्योंकि एक तरफ खड़ी बोली को पृथक रूप से संपर्क भाषा के तौर पे अपनाने की बात भी पुरजोर तरीके से की जा रही थी। लोग कह रहे थे कि खड़ी बोली को अपना लीजिए, दिल्ली के आसपास की जो बोली है ना उसको संपर्क भाषा के तौर पे विकसित कीजिए, वो हमारे बहुत काम आएगी, वो हमारे इस राजनीतिक आंदोलन में खूब मदद करेगी। एक तरफ तो खड़ी बोली का माहौल ऑटोमेटिकली तैयार था ना, वो बढ़ती, अगर उसको ये संरक्षण नहीं भी मिलता तब भी बढ़ती, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, उर्दू के साथ में क्षेत्रीय बोलियां जो भी रही है, विशेषकर क्योंकि ज्यादा समर्थन जो है ना सांस्कृतिक इस राजनीतिक आंदोलन को उत्तर भारत का ही रहा है। अब आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम करेंगे तो ये तो भाषाएं हैं, ठीक है, ये पृथक है। और दक्षिण भारत इतने अच्छे तरीके से इसके साथ में इन्वॉल्व नहीं था जितना कि उत्तर भारत था। उत्तर भारत में प्रचलित जितनी भी बोलियां थी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपने आप को कनेक्ट मानती है ना, बस उच्चारण, प्रयोग और बोलने के तरीके के आधार पे उसमें कुछ भेदभाव है, बाकी लगभग एक जैसा ही है, उसमें बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा कि राजस्थानी और तेलुगु या तमिल में है वैसा नहीं।
तो जो उत्तर भारत की बोलियां थी ना, उनको उन्होंने उर्दू के साथ में इस्तेमाल किया। भारतेंदु खुद जो है इसको महत्व देते हैं, क्योंकि ये मानसिक रूप से गुलामी, सांस्कृतिक रूप से गुलामी वाली बात जो थी ना, उससे भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को बाहर लाती है, इस वजह से। करेक्ट। हाँ सर। अगली विशेषता, भारतेंदु की काव्य शैली। चार काव्य शैलियां भारतेंदु इस्तेमाल करते हैं मुख्य रूप से। एक, रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकार शैली, जो उनकी प्रारंभिक कविताओं में दिखाई देती है, जो उनकी श्रृंगारिक कविताओं में दिखाई देती है। दूसरी भावात्मक शैली है, जो उनकी भक्ति के पदों में दिखाई देती है, जब वो भावनात्मक रूप से अपने आप को किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ते हैं या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और उसका वर्णन जब वो करते हैं तो उनके यहाँ पर भावात्मक शैली जो है वो प्रयोग की जाती है। अलंकार शैली का प्रयोग श्रृंगारिक कविताओं के लिए करते हैं। ये दोनों शैलियां जो है काव्य की, वो भारतेंदु को रीतिकालीन विचारधारा से जोड़ती है। अब जो अगली दोनों काव्य शैलियां हैं, ये भारतेंदु को आधुनिक काल की कविता की विचारधारा से जोड़ती है, या कह सकते हैं आप कविता में आधुनिकता का समावेश भारतेंदु की इन दो प्रधान काव्य शैलियों के द्वारा होता है। तीसरी काव्य शैली व्यंग्यात्मक शैली। समाज सुधार की जितनी भी रचनाएं, चाहे वो भारतेंदु के नाटक रहे हैं, जैसे अंधेर नगरी, चौपट राजा है, उसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हैं भारतेंदु अपने गद्य लेखन के लिए। लेकिन व्यंग्य के माध्यम से भी वो क्या करते हैं, एक कुरीति को, समाज की जो कुव्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था की दुरावस्था बना दी गई है साहित्य, सॉरी, इनके राजनीतिक आकाओं के द्वारा, उसका चित्रण करते हैं व्यंग्य के साथ में। तो व्यंग्यात्मक शैली भी वो अपने साहित्य में अपनाते हैं। ऐसी स्थितियों में जब उनको समाज सुधार से जुड़ी हुई रचनाएं प्रस्तुत करनी होती है। करेक्ट। और चौथी है उनकी उद्बोधन की शैली, क्योंकि उस समय में भाषण अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। महात्मा गांधी ने एक भाषण दिया, और उस भाषण का प्रभाव लोगों पर इतना हुआ कि लोग जो है रातों रात उस काम को करने के लिए तैयार हो गए। तो भाषण का प्रभाव था, भाषण का महत्व था उस समय में, क्योंकि दूसरे जो है ना कम्युनिकेशन के साधन मौजूद नहीं थे, इस वजह से। भारतेंदु और भारतेंदु मंडल की कवियों ने इस चीज को, भाषण को थोड़ा सा गंभीरता से लिया, और अपनी कविताओं की शैली भी वैसी बनाई। भाषण की शैली में कविताएं लिखी, उद्बोधन की शैली में कविताएं लिखी। ज्यादातर ऐसी कविताएं जो देश प्रेम की कविताएं हैं, वो आपको भारतेंदु के काव्य में भाषण से प्रभावित, भाषण की तरह दिखती है, लगती है, जब आप उसका वाचन करते हैं तब। करेक्ट। ये बात समझ में आई या कोई डाउट है? नहीं। चार काव्य शैलियां भारतेंदु द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। शुरुआत की जो दो काव्य शैलियां हैं, वो उनको रीतिकालीन विचारधारा से जोड़ती है, रीति की परंपरा से जोड़ती है। पहली अलंकार शैली, जो रीतिकाल की रसपूर्ण शैली से जोड़ती है भारतेंदु को, उनके साहित्य को। दूसरी भावात्मक शैली, क्योंकि रीतिकाल में भी भावात्मक कविताएं लिखी गई, भक्तिपरक रचनाएं लिखी गई। भारतेंदु ने भी कुछ भक्तिपरक रचनाएं की है, जो उनको अलौकिक सत्ता से जोड़ती है, जो उनकी कविता में अलौकिक शक्ति के संदर्भ में अर्थ प्रस्तुत करती है। तीसरी और चौथी जो काव्य शैलियां हैं, वो उनको पूरी तरीके से आधुनिकता से लबरेज करती है। एक शैली जिसमें समाज सुधार की रचनाओं को प्रस्तुत किया गया, समाज सुधार के दृष्टिकोण वाले वर्ण्य विषयों को अपने साहित्य में स्थान दिया गया, वहां पर वो व्यंग्यात्मक काव्य शैली इस्तेमाल करते हैं। व्यंग्यात्मक काव्य शैली क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई बता पाएगा? सीधे सीधे तौर पे वो जो है समाज सुधार की बातें क्यों नहीं कह सकते? सर इसलिए उसका दो कारण है। पहली बात तो है सर कि उसमें बहुत कट्टरता थी सर, जातिवाद को लेके सर, जाति और धर्म को लेके। हम्म। और दूसरी बात है सर कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज सर भी इस समय सर कुछ मतलब रोक तो लगाना चाहते ही होंगे सर, कुछ डिस्टरबेंस ना हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अंग्रेजी शासन की वजह से। हाँ सर। करेक्ट। लाल फीता सर, हम्म। जो जो अंग्रेजों ने रूल रेगुलेशन बना दिए थे वो बहुत ही सख्त थे, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था।
तो अंधेर नगरी चौपट राजा में वही चीज दिखाई गई है कि व्यवस्था इतनी जटिल कर दी गई है जिससे भ्रष्टाचार उतना ही ज्यादा उत्पन्न होता है, करेक्ट अपनी ड्यूटी पूरी कर नहीं पाता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, घूम फिर के वही बात, अंग्रेजी शासन का अंकुश इतना तेज और इतना प्रभावी था कि कोई भी व्यक्ति जो है ना आसानी के साथ अपनी बात को नहीं रख पाता था। अगर कोई रखने की कोशिश करता था तो मैंने बताया ना, बिना कोई कारण के, बिना कोई रीजन के, बिना कोई उसको मौका दिए सीधा फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था, और ऐसे असंख्य केस हुए। इन स्थितियों से बचने के लिए उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया कि हम लोग जो है उस अर्थ को जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको अपने एक्ट के माध्यम से, इसलिए हाँ, इसलिए आपने देखा होगा भारतेंदु खुद अभिनय करते थे, भारतेंदु खुद अभिनय करते थे मंच पर। सोचिए, एक इतना बड़ा कवि जो इतने बड़े खानदान से संबंध रखता है, उसको जो है मंच पर उतरना पड़ता था लोगों के बीच में, अति सामान्य लोगों के बीच में, क्योंकि जगाना किसको था? आम जनता को जगाना था, गांव की जनता को जगाना था, जो अनपढ़ जनता थी उसको जगाना था। पढ़े लिखे लोग तो वैसे भी क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे मानसिक तौर पे। राजनीतिक तौर पर तो पूरा भारत गुलाम था ही, मानसिक तौर पर भी पढ़े लिखे लोग जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे, ज्यादातर लोग बिक चुके थे। जो बचे थे वो इस प्रकार की रचनाएं, इस प्रकार का सामाजिक आंदोलन या इस प्रकार के राजनीतिक आंदोलन के हिस्से थे। इस वजह से उनको क्या करना पड़ रहा था, व्यंग्यात्मक शैली अपनानी पड़ रही थी। दूसरी चीज ये भी थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, हम जो बात समझाना चाह रहे हैं अगर उसको हम डायरेक्ट वे में कहें तो हो सकता है, क्योंकि अनपढ़ लोगों को या फिर जो गुस्सैल प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग जो है ना अचानक से डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर कोई बात उनको उनके तरीके से समझाए तब हो सकता है कि वो उसका गलत अर्थ लेके और दूसरी दिशा में चल पड़े। इससे बचने के लिए भारतेंदु मंडल के लोगों ने और भारतेंदु काल के साहित्यकारों ने जो है व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। भाषण का प्रभाव बढ़ने लगा था, तो देश प्रेम की जितनी भी कविताएं थी वो लगभग उद्बोधन शैली में, भाषण शैली में प्रस्तुत की गई। अच्छा सर, इसका एक उदाहरण और देखा जा सकता है सर। हम्म, सर शिव शंभू के चिट्ठे हैं सर, बालमुकुंद गुप्त ने लिखा है। हम्म, हर सर पाठ में उन्होंने क्या करते हैं, शुरू शुरू में वो सर एक कहानी शुरू होती है कि वो भांग पिए थे या नशे में थे, इसलिए सारी बातें नशे में बोली गई हैं। सर ये भी एक कानून से बचने का एक ठीक ठाक तरीका रहता है। 100% यही तरीका था, उनसे बचने का यही तरीका था कि आप जो हाँ तो कहना सर, चाहते हैं ना उसको व्यंग्य की शैली में कहिए। अंग्रेज लोगों ने क्या कर रखा था, कुछ लोगों को नियुक्त कर रखा था, जो उनके चमचे थे, जो उनके चेले थे, उन लोगों को नियुक्त कर रखा था एक तरीके से कि इस प्रकार से अगर हिंदुस्तानी साहित्य में कोई व्यक्ति अंग्रेजों की बुराई करता है तो आप जो है प्रमाण सहित वो जमा करवाइए, आपको कुछ इनाम दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा, आपका नाम नहीं लिया जाएगा, हम लोग उन पे सीधी कार्रवाई करेंगे। इन चीजों से बचने के लिए मैंने कहा ना, कुछ कौड़ियों में लोग जो है ना बिक चुके थे, वो अपने अपने आप को जो है गिरवी रख चुके थे। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोग। अनपढ़ लोगों को तो क्या समझ में आएगा ठीक ढंग से, पढ़े लिखे लोग जो थे वो बिक चुके थे। ये विडंबना थी देश की, और उन लोगों ने सहयोग किया पूरा अंग्रेजों को। चंद्रशेखर आजाद की शहीदी का कारण क्या है? उन्हीं के जैसा कोई व्यक्ति जो है ना अपना जमीर बेच देता है। तो ये उस समय की एक बहुत बड़ी विडंबना थी। यही कारण है कि इन लोगों को, साहित्यकारों को जो है व्यंग्यात्मक शैली का सहारा लेना पड़ता था। वो बात सीधे तौर पे वो जो है नहीं बता सकता था कि इसमें आपकी जो है बेइज्जती की गई है, आपके बारे में लोगों को उकसाया गया है। वो कहते हैं हम तो गाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक गाय थी वो बेच दी गई, एक गाय ऐसी थी जिसका व्यवहार अच्छा नहीं था। गाय के बारे में बता रहा हूं मैं, आपके बारे में कब कह रहा हूं? कहीं पर लिखा है आपके बारे में? तो उस तरीके से वो लोग बच जाते थे, इसलिए व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करना जरूरी था उन लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट, भारतेंदु की काव्य की विशेषताओं में रस और छंद को देखते हैं। भारतेंदु ने लगभग सभी रसों में कविता की है, लेकिन श्रृंगार और शांत रसों की प्रधानता है।
श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों को भारतेंदु ने अच्छे तरीके से वर्णित किया है और श्रृंगार रस का वर्णन भी भारतेंदु की पूर्वार्ध की रचनाओं में ज्यादा दिखाई देता है। जो उनकी रीतिकालीन प्रवृत्तियों की काव्य रचनाएं हैं, वहां पर जो है श्रृंगार रस का खूब अच्छे तरीके से भारतेंदु प्रयोग करते हैं। उनके काव्य में हास्य रस का भी प्रयोग देखने को मिलता है और ये ठीक वही चीजें सामाजिक संदर्भों में सामाजिक विकृतियों को ठीक ढंग से दिखा पाने के लिए वो हास्य का पुट उसमें डालते हैं, हास्य रस का प्रयोग वहां पर करते हैं और कविता करते हैं। तो लगभग सभी रसों में भारतेंदु ने रचनाएं की है। श्रृंगार है, शांत रस है, ये प्रमुख रहे। लगभग सभी छंद जो उस समय प्रचलित थे, सभी छंदों का अर्थ ये नहीं कि एक ए टू जेड सारे के सारे छंद जो रीतिकालीन कविता में प्रयुक्त होते थे उन सब का प्रयोग किया, नहीं, प्रचलित छंदों का प्रयोग किया है। साथ ही साथ कुछ नए प्रकार के जो छंद उस समय प्रचलन में आ रहे थे या लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने शुरू किए थे, अन्य भाषाओं से या अन्य प्रकार के साहित्य से जो छंद आ रहे थे, लोक भाषाओं के जो छंद थे, उनका प्रयोग भी भारतेंदु ने बखूबी अपने साहित्य में किया है। उन्होंने न केवल हिंदी के बल्कि उर्दू के छंदों का प्रयोग भी किया है। जैसे उर्दू के छंद कौन से हो गए? संस्कृत के छंद है, बंगला के छंद है, इनको भी अपने साहित्य में स्थान दिया। उर्दू के छंद कौन से हो गए भाई? छंद का मतलब क्या होता है? कविता करने का तरीका, कविता करने का एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट। उर्दू में कविता कैसे की जाती? गजल में की जाती है। और क्या क्या होते हैं सर? शायरी जो होती है। हाँ, शायरी होती है। और मुशायरा। मुशायरा, शायरी को पढ़ने का तरीका, जैसे कविता पाठ होता है ना, वैसे ही उसी को मुशायरा कहते हैं। यहाँ पे उर्दू की सर कविता, रेखता, सर स्पेशली सर रेखता जो होती है। रेखता और मुकरियां सर। ये सारे के सारे कविता करने के उर्दू के स्ट्रक्चर थे जिनका प्रयोग भारतेंदु ने भी किया है। संस्कृत के जो छंद बहुत सारे छंदों का प्रयोग जो भारतेंदु करते हैं, रीतिकालीन कवि जिन छंदों का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार के कुछ छंदों का प्रयोग करते हैं। बंगला से आपने देखा होगा कौन सा छंद आता है भारतेंदु के यहाँ पर? बंगला भाषा से कौन से छंद का प्रयोग भारतेंदु अपने साहित्य में करते हैं? के बारे में जिक्र किया जा चुका है और लिखना शुरू भी किया था, मैंने रोक दिया। प्यार। और इसके अलावा स्थानीय भाषाओं और बोलियों के जो छंद थे, जो लोक प्रचलित छंद थे, उनका प्रयोग भी करते हैं। जैसे स्यापा हो गया, जैसे गाली हो गया, है ना, जैसे लावणी। लावणी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। लावणी क्या होगा? उत्तर प्रदेश से कोई है तो बताएगा, लावणी क्या होती है? सर नौटंकी जैसे होती है उसी का एक तरीका है। कब कब ज्यादातर इसका प्रयोग कब किया जाता है? सर बरसात में की जाती है क्या सर? उतना निश्चित नहीं है सर। आपने एक पाठ पढ़ा होगा अगर, बाल गोविंद भगत, एनसीईआरटी में। नहीं पढ़े हैं सर। रामवृक्ष बेनीपुरी का एक पाठ है, संस्मरण है उनका। बाल गोविंद भगत में वो बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है वो जब वर्षा ऋतु आती थी तो भजन गाते थे कबीर के। वो कबीर के भजन जो है लावणी स्टाइल में गाती थी। लावणी एक्चुअली में क्या होता है, लोक साहित्य में एक छंद इस्तेमाल किया जाता है और जिसका प्रयोग बरसात के समय में या फिर जब धान की रुपाई होती है, जब धान की गुड़ाई होती है, निराई होती है, गुड़ाई निराई वगैरह समझते होंगे आप। धान की गुड़ाई होती है, निराई होती है, जब धान को फसल को काटा जाता है, इन सारी अवसरों पर एक लोक प्रचलित छंद जिसको व्यक्ति अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, अपने तरीके से उसका गायन करता है, वो लावणी कहलाता है। लावणी छंद लोक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था और इसका प्रयोग भारतेंदु काल के कवियों ने बहुत अच्छे तरीके से किया। खुद भारतेंदु ने बहुत अच्छे तरीके की कविताएं जो है इस लावणी के माध्यम से प्रस्तुत की है। तो भारतेंदु ने, हाँ जो सर प्रातः समीरण कविता है सर, वो प्यार छंद में ही है ना? हाँ करेक्ट। और प्यार छंद कहाँ से आता है? बांग्ला से आता सर बांग्ला से आता है, मुझे नहीं पता सर। प्यार छंद में बांग्ला से ही आता है। हाँ, प्यार छंद बांग्ला से, ओके ओके। करेक्ट। हमारे यहाँ पे सर ये हाँ प्रचलित
लावणी जो शब्द है, हाँ जब फसल काटी जाती है तो उसके लिए जो लोग जाते हैं, श्रमिक जो होते हैं, वो यही कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तो हम लावणी पे जा रहे हैं, मतलब वो फसल काटने के लिए जा रहे हाँ करेक्ट। तो लावणी फसल काटने के समय भी गाया जाता है, गीत होता है, लोकगीत है। एक नहीं है लोकगीत, वो लोग अपने तरीके से बना लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जब फसल की कटाई होती है तो उसको उसका कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी बहुत प्रचलित है पश्चिमी राजस्थान में। जब फसलों की कटाई होती तो कुछ गाया जाता है उसको, कुछ उस गीत का कोई नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है। वो भी अपने आप में जोशपूर्ण गीत है ना। जैसे लावणी जो है वो जोशपूर्ण गीत होता है, ठीक वैसे ही। उनके काव्य में संस्कृत से वसंत तिलका, शार्दुल विक्रीडित, शालिनी आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। हिंदी के चौपाई, छप्पे, रोला, सोरठा, कुंडलियां, सब कवित्त, सवैया, धनाक्षरी, बंगला के पयार, उर्दू के रेख्ता और गजल छंदों का प्रयोग हुआ है। रुबाई छंद भी उर्दू का है, पता है आपको? रुबाई, फिराक गोरखपुर की रुबाइयां काफी जानते हैं प्रसिद्ध सर। है। तो ये उर्दू का एक छंद है रुबाई। गजल और रेख्ता भी उर्दू के छंद हैं। इनका प्रयोग भारतेंदु ने खूब अच्छे तरीके से अपने साहित्य में किया है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने लोक व्यवहार के छंदों का प्रयोग भी किया है। क्वेश्चन क्या बन सकता है अगर कोई अच्छा टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, तो यहां से भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन निकाल सकता है कि भारतेंदु द्वारा प्रयुक्त निम्न में से कौन सा छंद लौकिक छंद है, या लोक व्यवहार का छंद है, या लोक छंद है। या ऐसा कह सकता है वो कि निम्न में से कौन सा लोक छंदों की श्रेणी में नहीं आता है जो भारतेंदु काल में प्रयुक्त हुए हैं। अब यहां से वो 3 ऑप्शन उठाएगा, एक ऑप्शन यहां कहीं से भी वो दे सकता है। जैसे प्यार दे दिया मान लो, है ना। प्यार के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ये बांग्ला का है या किस भाषा का छंद है। और इधर से कजली, ठुमरी, लावणी दे दिया, या एक कोई और चैती दे दिया मान लो, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लौकिक छंदों को याद कर लीजिए, बाकी छंद आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। कजली, ठुमरी, लावणी, मल्हार, चैती, ये अलग अलग अवसरों पर गाए जाने वाले, अलग अलग ऋतुओं में गाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लौकिक छंद हैं। कजली सर जब सावन आता है तो सर महिलाएं झूले पे जो बैठ के गाती हैं सर, उसको कहा जाता है। ये सारी के सारी क्या है, लौकिक छंद है, जिनका व्यवहार जो छंद लोक व्यवहार में प्रयुक्त किए जाते थे। साहित्यिक तौर पे इनको वो प्रतिष्ठा अभी तक नहीं मिली थी जो भारतेंदु काल के कवियों ने दिलाई। उसके बाद आपने देखा होगा जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भी जो है ना, लोक व्यवहार के छंद बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और बनारस के साहित्यकार थे, मैं भी, शिव प्रसाद सिंह। ये शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं है, ये अलग है। शिव प्रसाद सिंह जो है ना, उनके यहाँ पर भी इन लौकिक छंदों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है उनके साहित्य में भी। वो अपने उपन्यास में, वो अपनी कहानी में जो है इन लौकिक छंदों का प्रयोग करते हैं। आपने एक पाठ पढ़ा होगा, हाँ, आपने एक पाठ पढ़ा होगा 11वीं या 12वीं क्लास में था, ऐही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, हाँ सर। है ना। उसमें आपने देखा होगा चैती का, ठुमरी का अलग अलग जगह पे प्रयोग किया गया है। कजली गायन होता है उसमें, टप्पा गायन होता है उसमें। ये लोक छंद है। हाँ, 9th-10th पता नहीं कौन सी क्लास में था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, कोई क्लास में था ये पाठ, बाद में हटा दिया गया इसको। तो लौकिक छंदों का ये, और ये ज्यादातर जो है ना काशी की संस्कृति के आसपास के लोकगीत ये है सर, ये हैं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी है, लेकिन वो अभी जो है ना पढ़ाया नहीं जाता, उसको डिलीट वाले पोर्शन में डाल दिया, उसको डिलीट कर दिया गया। रस और छंद के बारे में मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है तो बताइए। नहीं है सर। एक एक नई साहित्यिक चेतना और अपनी भाषा से प्रेम का सूत्रपात भारतेंदु काल के साहित्यकारों ने अपनी कविताओं के माध्यम से कैसे किया? कविता में, कहानी में, नाटकों में, उपन्यास में, क्योंकि उपन्यास उस समय
नई विधा थी, शुरू हो रही थी। निबंधों में हर जगह पर उन्होंने जो है स्वभाषा का इस्तेमाल किया, उसको प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। कई सारी नवीन विधाएं जो है गद्य की इस समय में विकसित होती है, अपना स्थान बनाती है। इस वजह से भारतेंदु को नवीन साहित्यिक चेतना का पुरोधा कहा जाता है। नवीन साहित्यिक चेतना की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। गद्य के जनक तो है ही, हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है और आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक। भाव के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, शैली के स्तर पर नवीनता और मौलिकता का समावेश करके उन्हें आधुनिक काल के अनुरूप बनाया। समय की परिस्थितियां कैसी है, लोगों की मनोदशा कैसी है, लोगों का साहित्यिक स्तर कैसा है, उस स्तर पर ला करके साहित्य को लोगों से कनेक्ट किया। क्योंकि अब साहित्य किसका हो गया? राजदरबारों का नहीं है। अब साहित्य अलौकिक शक्तियों का वर्णन करने वाला नहीं है, बल्कि अब साहित्य जो है मनुष्य के लिए, मनुष्य के द्वारा लिखा जा रहा है, जिसमें मनुष्य का वर्णन है। आम आदमी उसके बीच में, आम आदमी उसके केंद्र में, उसकी समस्याएं उकेरी गई है, उसकी चेतना को जगाने की कोशिश कर रहा है वो साहित्य। इस वजह से भाव के स्तर पर, भाषा के स्तर पर और शैली के स्तर पर आम आदमी की पहुंच तक का बनाना है उसे, ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो भारतेंदु काल के कवियों ने और भारतेंदु ने अच्छे तरीके से किया है। इसीलिए वो आधुनिक हिंदी के जन्मदाता माने जाते हैं। मातृभाषा की सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा धन समर्पित कर दिया। बहुत रईस व्यक्ति थे वो काशी के, और काशी नरेश के बराबर उनका ओहदा था, पद था। जमींदार परिवार से थे। जयशंकर प्रसाद भी एक साहूकार परिवार से थे। इन दोनों लोगों ने, जो प्रेमचंद भी, इन सभी लोगों ने वास्तव में जो है ना अपना जीवन साहित्य की सेवा के साथ समाज की सेवा में लगाया है। तो भारतेंदु ने भी अपना पूरा का पूरा धन जो है इस काम के लिए समर्पित कर दिया, हिंदी की सेवा करने के लिए। वो कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। आपकी निज भाषा ही आपकी उन्नति का मुख्य स्रोत है, वही आपको जो है उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकती है। बिना निज भाषा के आपके हृदय में जो अंधकार बैठ गया है वो किसी प्रकार से नहीं निकलने वाला है। इसलिए निज भाषा को महत्व देना इन कवियों और भारतेंदु के लिए एक बहुत बड़ा काम था, जिसको उन्होंने बखूबी अपने साहित्य और अपने प्रयासों के द्वारा पूरा किया है। भारतेंदु की कविता साम्राज्य विरोधी चेतना को जगाने वाली कविता है और स्वदेश के प्रति प्रेम जगाने वाली कविता। अंग्रेजी सत्ता के विरोध वो एक चेतना भरती है और स्वदेश के प्रति प्रेम भरती है। साहित्य को और उसके साथ साथ समाज को साम्राज्य विरोधी दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और ये साम्राज्य किसका? ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में साहित्य अपने पैर मजबूत कर रहा था या कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने वो शैली प्रदान की उसको। अगर वो व्यंग्यात्मक शैली या इस प्रकार की शैली का इस्तेमाल नहीं करते काव्य में, जिससे कि वो सीधे सीधे तौर पे पकड़े जाते और उसके बाद उनका क्या हश्र होता, तो यकीनन तौर पे साहित्य में कभी भी साम्राज्य विरोधी नीतियां कभी भी नहीं आती। साहित्य कभी साम्राज्यवाद का विरोध कर ही नहीं पाता। वो जो है ना औकात साहित्य को दिलवाई किसने? भारतेंदु ने। कैसे दिलवाई? शैलीगत प्रयोग करके, भाषा का प्रयोग करके, भाषा को बरतने के तरीके बता करके उन्होंने साहित्य को साम्राज्य के खिलाफ खड़ा किया, हथियार बनाया आपने। और स्वदेशी प्रेम को प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए भी उसका उतने ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। 1870 में जब कविवचन सुधा में उन्होंने लॉर्ड मेयो को लक्ष्य करके लेवी प्राण लेवी नामक एक लेख लिखा, निबंध है, भारतेंदु का निबंध संग्रह है, जो बाद में इस निबंध के नाम से ही इस किताब में बहुत सारे निबंध जो है इस श्रृंखला के उसमें जोड़ दिए गए। लेवी प्राण लेवी कब लिखा उन्होंने? 1870 में एक लेख के रूप में लिखा था उसको, कविवचन सुधा में, जो खुद ही प्रकाशित करते थे। लॉर्ड मेयो को टारगेट करके लिखा गया था लेख। तब से हिंदी साहित्य में एक नई साम्राज्य विरोधी चेतना का प्रसार आरंभ हुआ। अब साहित्यकार जो है अपनी बात को लिख सकने की शक्ति अपने अंदर महसूस करने लगे थे कि हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ लिख सकते हैं, अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में अपनी
जो जन चेतना है वो साहित्य के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से रख सकते हैं। ये हिम्मत दिलाई लोगों को। 6 जुलाई 1874 को कवि वचन सुधा में ही उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार अमेरिका औपनिवेशित होकर के स्वतंत्र हुआ, उसी प्रकार भारत भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। ये जागृति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये ऐसे स्टिमुलस थे जो लोगों को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे, उनको आवेशित करते थे कि अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे तो निश्चित रूप से हम तो भले ही मौत के घाट उतार दिए जाएं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो इस तरीके की गुलामी, इस तरीके की अधीनता जो है वो कम से कम उससे वो लोग बच जाएंगे, वो लोग आजादी की सांस ले सकेंगे। इस प्रकार का जोश, इस प्रकार की चेतना जो है वो भारतेंदु काल के लोगों ने, और खुद भारतेंदु ने अपने लेखों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जन में भरी, तो उनको स्वदेश प्रेम, उनके स्वदेश प्रेम को जागृत कर रही थी, और साहित्यकारों में एक ऐसी चेतना भर रही थी कि वो साम्राज्य के खिलाफ, उसकी कुनीतियों के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के षड्यंत्र के खिलाफ खुलकर लिखे, जमकर लिखे। उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। ये एक दो बार ये क्वेश्चन देखा गया है। उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की और तदीय समाज के सदस्य स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रतिज्ञा करते थे और करवाते थे। इसका मतलब क्या हो गया? स्वदेश प्रेम को उन्होंने एक टास्क बनाया। सिर्फ भाषण के माध्यम से, सिर्फ कविता के माध्यम से, सिर्फ साहित्य के माध्यम से स्वदेश प्रेम नहीं, बल्कि हकीकत में एक आम आदमी के जीवन में स्वदेश प्रेम एक आंदोलन की तरह घर कर जाए, आंदोलन की तरह व्यवहृत हो। इसलिए उन्होंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया, तदीय समाज की स्थापना की, और उसके सदस्यों को स्वदेशी के प्रयोग की शपथ दिलाई, और ये कहा कि वो कभी भी विदेशी चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और दूसरे लोगों को भी इस संदर्भ में जागृत करेंगे। में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतेंदु के द्वारा स्वदेशी प्रयोग को लेकर के जो संस्था बनाई गई थी उसका नाम क्या था? तदीय समाज। भारतेंदु ने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील करते हुए स्वदेशी का जो प्रतिज्ञा पत्र कवि वचन सुधा में प्रकाशित किया था 23 मार्च 1874 को, वो भी अपने आप में स्वदेशी प्रेम का एक बहुत बड़ा दस्तावेज बन गया। बाद में उस प्रतिज्ञा पत्र का इस्तेमाल समूचे भारत में जगह जगह किया गया। गांधी जी भी जब स्वदेशी आंदोलन से जुड़े तो उस प्रतिज्ञा का प्रयोग करते थे, वो प्रतिज्ञा लोगों को दिलवाते थे। तो आप समझ सकते हैं भारतेंदु ने अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से किस प्रकार का माहौल खड़ा किया जो अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ था और स्वदेशी प्रेम से ओतप्रोत था। करेक्ट। 20वीं सदी की शुरुआत में दादा भाई नौरोजी ने 23 मार्च को ही, करेक्ट, 23 मार्च 1931 को, 20वीं सदी की शुरुआत में दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था जो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, धन के अपवहन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ में जिस मुख्य बात पर जो विचार प्रस्तुत किए गए थे, भारतेंदु ने बहुत पहले ही इस चीज को समझ लिया था। अंग्रेज कैसे शोषण कर रहे हैं, इस चीज को समझकर अपने साहित्य में इसका जिक्र किया है। वो लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी, पर सब धन विदेश चली जात ये ख्वारी। अंग्रेज लोग अपने सहूलियत के लिए, अपनी फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती है। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि सारा का सारा पैसा जो वो अपने हित के लिए भारत में खर्च करते हैं, उनसे जो भी कमाई करते हैं वो सारा का सारा पैसा विदेश चला जाता है। एक भी कौड़ी भारतीय व्यक्ति के काम नहीं आती, उससे भारतीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता, उससे भारतीय लोगों का पेट नहीं भरता है। तो वो धन विदेश क्यों जाए? ये जो है, ये धन का अपवहन है।
बाद में इसी को दादा भाई नौरोजी ने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के नाम से प्रकाशित करवाया, प्रसारित किया, उसको पूरी तरीके से व्याख्या करते हुए समझाया। इस चीज को भारतेंदु पहले लिख चुके थे। अंग्रेज भारत का धन अपने यहाँ लेकर चले जाते हैं और यही देश की जनता की गरीबी और कष्टों का मूल कारण है। भारतेंदु इस बात को, इस सच्चाई को अच्छे तरीके से समझ चुके थे और जनता को आह्वान करते हुए उन्होंने अपने एक लेख के माध्यम से कवि वचन सुधा में लिखा, भाइयों अब तो सन्नद्ध हो जाओ, सावधान हो जाओ और ताल ठोक के इनके सामने खड़े हो जाओ। ये वही भारतेंदु है जो अंग्रेजों को हितकारी मानते थे। पूर्वार्ध में, भारतेंदु काल के पूर्वार्ध में भारतेंदु अंग्रेजों को हितकारी मानते हुए भाषण देते थे कि अंग्रेज लोग जो है हमें सभ्य बनाने के लिए हैं, हमें एक व्यवस्था देने के लिए है, हमें जो है उचित अनुचित में भेद करने का तरीका सिखाने के लिए, हमें शिक्षित करने के लिए। और अब वही भारतेंदु क्या कह रहे हैं, अब सनद्ध हो जाओ, अब सावधान हो जाओ। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और ताल ठोक के इनके सामने खड़े हो जाओ और देखो भारतवर्ष का धन जिसमें जाने न पावे, भारतवर्ष का धन यहां से जाने न पावे उसका उपाय करो। वो तरीका ढूंढ के निकालो कि भारत का धन भारत में ही रहे, भारत से बाहर ना जाए। क्योंकि अंग्रेजों ने मील्स वगैरह सारी की सारी जो है अपनी इंग्लैंड में ही स्थापित की, वहीं से सारा कुछ प्रोडक्ट तैयार होकर फिर से भारत के बाजारों में बेचने के लिए ले आते थे। ऐसा जो भी होता था वो यहां से कमाई करके इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड के लोगों के अकाउंट्स में जमा होता था। भारतीय लोगों को 1 रुपए की भी लाभ नहीं प्राप्त होता था। तो इस बारे में लोगों को जागृत किया। पहली बार साहित्य में जन का समावेश हुआ। अभी तक रीतिकाल की कविता तक जन जो है नदारत था साहित्य से। रॉ मटेरियल, हाँ रॉ मटेरियल भी यहीं का यूज करते और मशीनरी जो है वो अपने यूज करते। उस मशीनरी से जो प्रोडक्ट तैयार होता था उसको लाकर बेचते, मुनाफा कमाते, वो भी कहां से? भारतीय बाजार से। पूरा का पूरा पैसा शुरू से लेके अंत तक पूरा का पूरा जो लाभांश था वो पूरा का पूरा इंग्लैंड के खातों में जमा होता था। भारतीय खातों में कुछ भी नहीं मिलता था। मेहनत करें यहाँ के लोग, रॉ मटेरियल यहाँ के लोग तैयार करें, हाँ बिल्कुल करेक्ट, और लाभ किसको मिले? पूरा का पूरा अंग्रेजों को। वो कोई मेहनत ना करें, सिर्फ यहाँ से वहां माल को ले जाए, वहां से प्रोडक्ट जो तैयार होता था उसको यहाँ लाकर बेचना। बेचते भी कौन थे? अपने लोग, कोई बाहर से नहीं आता था बेचने के लिए, अपने ही लोग बेचते थे उसको। एक मार्केट समझ के बस लोगों का शोषण करना अंतिम स्तर तक, जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक शोषण करना, ये उनका टारगेट था। इस चीज को भारतेंदु बहुत अच्छे तरीके से पहले ही समझ चुके थे और अपनी कविताओं में बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं। उनके पहले काव्य में रीतिकालीन प्रवृत्तियों का ही बोलबाला था। जन गायब था कविता से। भारतेंदु ने इस जन को कविता में जो एब्सेंस थी उसको खत्म किया, उसको केंद्र में रखने की कोशिश की, उसको केंद्र में लाने की कोशिश की, उसके स्तर का साहित्य बनाने की कोशिश की, उसकी भाषा शैली का, उसके व्यवहार का साहित्य बनाने की कोशिश की। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आधुनिकता की पहचान थी। आधुनिकता के गुणों की एक पहचान थी भारतेंदु का साहित्य, जिसमें जन मौजूद था, जिसमें यथार्थ मौजूद था उस समय के समाज का। भारत की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए भारतेंदु काल के साहित्यकारों ने और खुद भारतेंदु ने काफी प्रयास किए। उन प्रयासों में से एक छोटा सा उदाहरण देखिए, उससे आपको एक भारतेंदु की साहित्यिक विशेषताएं जो उनके सामाजिक उन्नति के लिए, भारत की आर्थिक उन्नति के लिए, भारत को जो भीतर से अंग्रेज खोखला कर रहे थे उसके खिलाफ एक प्रदर्शन है। बलिया डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां एक जगह है दादरी, ना कई जगह पर आपको मिलेगा ददरी। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा माता कांचल शिव पूजन सहायका, उसमें एक वाकया आता है, एक घटना आती है कि कुछ लोग ददरी मेले जा रहे थे और वो जो है मेले वाले लोगों के साथ में कुछ बच्चे जो है, शिव पूजन सहाय भी उसमें शामिल है, वो कुछ मजाकिया बातचीत करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो दादरी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। उसका उस तरफ की पूरी व्यवस्था पर हर स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर प्रभाव है। जैसे राजस्थान के पशु मेलों का है, ठीक वैसे ही ददरी मेले में
कवि सम्मेलन वगैरह हुआ करते थे, नाटक हुआ करते थे, बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियां हुआ करती थी, रामलीला, कृष्ण लीला इत्यादि का मंचन हुआ करता था। इस चीज का इस्तेमाल किया भारतेंदु ने अपनी बात को कहने के लिए, अपने आंदोलन को प्रचारित प्रसारित करने के लिए। उन्होंने 1884 में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आपको पता है ये बाद में भारतेंदु का एक निबंध संग्रह भी बन चुका है, वहां पर इस शीर्षक से एक बहुत ही सारगर्भित भाषण दिया। ये लेख उनकी प्रगतिशील सोच का परिचायक है, कैसे वो जो है एक वैज्ञानिक सोच रखते हैं, कैसे वो जो है एक सबको समान मानते हुए, समाज में इक्वलिटी लाते हुए, समाज में समानता की स्थापना करते हुए, संसाधनों पर सबके हक की बात करते हुए जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, और कैसे भारतवर्ष की उन्नति संभव है इस दौर में, वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं इस भाषण के माध्यम से, और लोगों को कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, खुद के उद्योग धंधे विकसित करने की बात कहते हैं। देश के विकास में सहयोग और देश की एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को आत्मनिर्भर होने का आह्वान करते हैं। ऐसे समय में जब चारों तरफ अशिक्षा का माहौल है, ऐसे समय में जब कोई भी व्यक्ति जो है इतना मुखर होकर अपने आप को अभिव्यक्त तो नहीं कर सकता है, क्योंकि चारों तरफ बंदिशें हैं, भारतेंदु ये काम ऐसे सामाजिक मेलों पर, ऐसे सामाजिक अवसरों पर करते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। भारतेंदु काशी में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो शादी विवाह समारोह इत्यादि जो होते थे, होली मिलन समारोह होते थे, वहां पर भारतेंदु को बुलाया जाता था। जहां भारतेंदु जाते थे, जहां भी उनको लोगों से मिलने का मौका मिलता था, वहां पर वो सामाजिक चेतना की बात खड़ी करते थे। वहां पर वो भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी की उन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी का साहित्य कैसे बढ़ सकता है, इसकी बात करते थे। लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे, चाहे छोटा सा भी अवसर क्यों ना हो, वहां पर वो अपनी मुखर अभिव्यक्ति करते थे। ये भारतेंदु के व्यवहार की विशेषता थी। वो सिर्फ एसी रूम में बैठ करके या फिर आरामदायक कुर्सी पर बैठ करके और श्रृंगारपूर्ण कविताएं लिखने वाले कवि नहीं थे, वो वास्तव में एक जननायक थे। भारतेंदु अच्छी तरह समझ चुके थे कि अंग्रेजी शासन भारतीयों के लाभ के लिए नहीं है। यही भारतेंदु है जो कहते थे अंग्रेजी शासन भारतीयों के लिए लाभपूर्ण है, लाभ के लिए है। ये पूर्णतः खोखला दावा है जो उन्होंने खुद ही कई बार कहा है, कोट किया है। और इसके अलावा कई और जो अंग्रेज हितैषी व्यक्ति थे, जो अंग्रेजी पढ़ पढ़ा के और इंग्लैंड से वापस लौटे थे भारत में, अंग्रेजों का प्रचार प्रसार करते थे, अंग्रेजों के पीआर करते थे, वो लोग जो ये कहते थे कि अंग्रेजों का शासन जो है हमें सभ्य बनाने के लिए, हमें होशियार बनाने के लिए, हमें व्यवहार सिखाने के लिए, हमारे लिए एक व्यवस्था सिखाने के लिए। भारतेंदु अपने साहित्य के माध्यम से कहते हैं कि एक खोखला दावा है, पूर्ण रूप से ये दुष्प्रचार है, इसमें यकीन मत कीजिए। अंग्रेजी शासन भारतीय लोगों का शोषण करने के लिए है, अंतिम बिंदु तक वो शोषण करके यहां से जो कुछ भी उनको प्राप्त होता है उसको इंग्लैंड भेजने के लिए। इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिए, इनका विरोध कीजिए, इनके खिलाफ खड़े होइए। जब तक आप इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। भारतेंदु यहीं तक नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर वो स्त्री और पुरुष की समानता के भी पैरोकार रहे हैं। कवि वचन सुधा के एक अंक में वो लिखते हैं, ये बात सिद्ध है कि पश्चिमोत्तर देश की कदापि उन्नति नहीं होगी जब तक कि हम यहाँ की स्त्रियों को भी शिक्षा न दें, क्योंकि यदि पुरुष विद्वान होंगे और उनकी स्त्रियां मूर्ख होगी तो आपस में कभी भी स्नेह नहीं होगा, रोज कलह होगी। दोनों का मेंटल लेवल जो है वो अलग अलग होगा। एक पढ़ा लिखा है बहुत और एक अनपढ़ है, अशिक्षित है। जब दोनों का लेवल एक जैसा नहीं है तो रोज उनके बीच अनबन होगी, खटपट होगी, और इससे कभी सुखी गृहस्थ जीवन की स्थापना नहीं हो सकती। और जब ऐसा नहीं हो सकता है तब देश सुखी नहीं होगा। जब परिवार सुखी नहीं तो गांव सुखी नहीं, गांव सुखी नहीं तो समाज सुखी नहीं, समाज सुखी नहीं तो देश कैसे सुखी हो सकता है। और भारतेंदु ने इस संबंध में एक पत्रिका की शुरुआत की। आप में से कोई नाम बताएगा उस पत्रिका का? पाला बोधनी सर। पाला बोधनी। स्त्रियों को छोटी छोटी बातें सिखाने के लिए, स्त्रियों को लोक व्यवहार सिखाने के लिए, सामाजिक व्यवहार सिखाने के लिए, सामाजिकता में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, देश के विकास और समाज के उत्थान में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए उन्होंने
बाला बोधिनी नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। 1873 के अंक में वो इस चीज की जरूरत महसूस करते हुए वो ये बात लिखते हैं कवि वचन सुधा में, जो उनकी मुख्य पत्रिका रही है। बाला बोधिनी की शुरुआत जो है अगले साल होती है, इसके लगभग 1 साल बाद 1874 में।